हेलो एवरीवन, 10वीं कक्षा के साइंस का एग्जाम पेपर देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर साइंस का एग्जाम पेपर आ गया है। और आज की इस वीडियो में साइंस के एग्जाम पेपर का 1 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताएंगे, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन की बात की जाए या प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 हमारा कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म के आवश्यकता काफ़ी ही ज़्यादा पड़ती है। क्वेश्चन का सही जवाब से सी हो जाएगा जी, प्रिज्म से। उसके बाद में अगला सवाल का आंसर दीजिए कि समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेमी हो जाएगा, और दूर दूरी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन 6 का सही जवाब बताइए कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि विद्युत विभव है। दोस्तों विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आसान शब्द में कहें तो साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल दर्पण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 हमारा कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। तो क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है, जिसे टी द्वारा सूचित किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है समानांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है, तो इसका समतुल प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। इसके बाद में क्वेश्चन 12 को देख लीजिए कि जूल प्रति कूलम यानी जे प्रति सी कहा जाता है। दोस्तों जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा वोल्ट। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाला जो नेत्र अर्थात आँख है, ये दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 हमारा कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह धारा कितनी होती है। क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 हमारा कहता है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा का जो मान है वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक कौन सा है, तो आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि विद्युत का सुचालक होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 मना करता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में त्रिआबंध होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, C3H4 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 21 हमारा कहता है CnH2n+2 किसका समान सूत्र होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि CnH2n+2 जो है वो एल्केन का समान सूत्र होता है। CnH2n-2 की बात की जाए तो एल्काइन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है कि कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कार्बन का सांकेतिक चिन्ह C होता है जिसकी संयोजकता 4 होती है। वहीं पे परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 6 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है हमारा शरीर पीएच के लिए किस सीमा के सही तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में सही कार्य करता है हमारा शरीर का पीएच परास। उसके बाद में कहता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है कि एसिटिलील एल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है। तो क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेनॉल होता है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये नहीं आता है कि IUPAC का मतलब क्या होता है। तो जान लीजिए इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधातुओं के वेल्डिंग करने में प्रयुक्त होती है। तो क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एथाइन एक ऐसा गैस है जिसका इस्तेमाल हम लोग धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि डोबेरेनर महोदय एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, और न्यूलैंडस का जो नियम है वो अष्टक नियम है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। तो वहीं पे वर्गों की संख्या की बात की जाए तो 18 है। तो इस क्वेश्चन में हमसे वर्गों की संख्या नहीं बल्कि आवर्तों की संख्या पूछी गई है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम क्या है, तो आप सभी को बता दें कि वैसे ईंधन जो जीवों के अवशेष से प्राप्त हुए ईंधन को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन हैं जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इस दुनिया में पाए जाने वाले वैसे प्राकृतिक या मानवीय संसाधन जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन तो दूसरा होते हैं मानवकृत संसाधन। वैसे संसाधन जो प्रकृति के माध्यम से बनाई गई है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए वायु हो गया, जल हो गया, और वहीं पे मृदा अर्थात मिट्टी हो गया, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिए कैल्शियम का सांकेतिक चिन्ह Ca होता है ना जी। इसका परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 20 होता है। तो वहीं पे परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 20। उसके बाद में अगला सवाल कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों याद रखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, CO2 और जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल 134 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। तो यहाँ पे हमें एक अपघटक का उदाहरण बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है यह एक अपघटक का उदाहरण है।
उसके बाद में अगला सवाल 135 हमारा करता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पहला ऑप्शन में दिया गया पपीता, ऑप्शन बी में दिया गया सरसों, ऑप्शन सी में दिया गया उड़हल और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे। यदि जानते होंगे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का पिता और जनक भी माने जाते हैं, तो इन्होंने अपना प्रयोग करने के लिए मटर के बौने पौधे का चयन किया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा मटर का पौधा। उसके बाद में कहता है कि जीव जिस प्रकर्म के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जीव जिस प्रकर्म के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जनन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 40 कहता है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त ले जा सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ब्लड ए समूह हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। दोस्तों मेंडल का जो प्रथम नियम है उस नियम को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखिएगा पादप हार्मोन की बात की जाए तो हार्मोन जो है ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 47 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को हम लोग टायनिन कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल 48 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभावी गुणों की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लंबा। उसके बाद में कहता है कि लेंस सूत्र है। तो दोस्तों दर्पण सूत्र में माइनस कर दीजिए लेंस सूत्र बन जाता है, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1f। यह एक लेंस सूत्र का उदाहरण है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद में कहता है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस अभिसारी लेंस के साथ साथ इनमें से सभी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, तो धनात्मक होती है, यानी पी का जो मान है वो हमेशा प्लस में दिया जाता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उसके बाद में अगला सवाल 52 का सही जवाब बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात की जाए तो 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। उसके बाद में कहता है कि कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण वो दूर से ही आकर्षित होकर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा कि विद्युन्मय तार का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये सवाल भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनेमो बदलता है। इसके बाद में कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों किसी चालक का तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तो चालक के तार की लंबाई पे, चालक की प्रकृति पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों CH4 जिसे हम लोग मीथेन गैस के नाम से जानते हैं, यह एक सरल हाइड्रोकार्बन है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इथेन नहीं बल्कि मीथेन। उसके बाद में कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी जानते होंगे। याद रखिएगा कि दही में लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल दही में पाया जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद में कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी जानते होंगे कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसे पवनों का देश कहा जाता है, और जापान एक ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा।
अगला सवाल कहता है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दिया गया 2KClO3 डैश देके बताया गया है 2KCl + 3O2, यह एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में अगला सवाल उसमें 61 हमारा कहता है क्लोरोफार्म का अनुसूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा CHCl3, यह क्लोरोफार्म का अनुसूत्र होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो याद रखिएगा लवण की बात की जाए तो NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का लवण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा लोहा का सांकेतिक चिन्ह Fe होता है, इसका लैटिन नेम फेरम होता है। इसका परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 26 होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है किस धातु को चाकू से आसानी तरीके से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं। उसके बाद में कहता है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हेमाटाइट जो है वो Fe यानी लोहा का एक अयस्क है। उसके बाद में कहता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा सभी के सभी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं जी, तो क्षारीय होते हैं, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा क्षारीय। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए। क्वेश्चन 67 कहता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 6.25 पे पावर 10⁻18 कूलम हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 68 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा स्टील और छड़। उसके बाद में अगला सवाल 69 नंबर सवाल को देख लीजिए कि रबड़ एक बहुलक है। तो दोस्तों रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कार्बन के अपरूप है। आप सभी को मालूम होगा कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए क्वेश्चन 71 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। उसके बाद में 72 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे उत्सर्जी अंगों की बात की जाए तो आप सभी को बता दें कि वृक्क एक मनुष्य में पाया जाने वाला तंत्र होता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी ये उत्सर्जन संबंधित सभी कामों को पूरा करता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर सवाल कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होती है ये कहाँ पे संपन्न होती है। तो ये संपन्न होती है बड़ी आंत में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है रक्तचाप उच्च रक्तचाप कहलाता है। तो दोस्तों उच्च रक्तचाप जो होता है इसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो हाइपरटेंशन क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 76 नंबर सवाल को देखिए कि एंड्रोजेन है। तो दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर सवाल का क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नर हार्मोन है एंड्रोजेन। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 को देख लीजिए। क्वेश्चन 77 कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला सवाल 78 नंबर सवाल कहता है कि पुरुष का मैथुन अंग है। तो यहाँ पे 78 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सीरन। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा होमोसेपियंस। 80 नंबर सवाल को देखिए कि बीज पत्र का क्या कार्य है। तो याद रखिएगा बीज पत्र का जो कार्य है वो सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कार्बन है। आप सभी को मालूम होगा कि कार्बन एक अधातु है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप सभी को मालूम होगा कि C2 और H4 जो है यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सरल हाइड्रोकार्बन है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा CH4 यानी मीथेन गैस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 में कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा C6 और H6 जिसे हम लोग बेंजीन कहते हैं, बेंजीन का ये अणुसूत्र होता है जो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे अक्रिय गैसों की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टॉन ये सभी के सभी अक्रिय गैस होते हैं। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में हीलियम के बदले में He लिख दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा हीलियम का सांकेतिक चिन्ह He होता है जो अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। उसके बाद में अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। दोस्तों याद रखिएगा Sb यानी सिलिकॉन, तो वहीं पे Ge यानी जर्मेनियम, यही दो उप धातु होती हैं। तो ऑप्शन सी में दिया गया Sb यानी सिलिकॉन। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 23 को देख लीजिए कि पौधों में श्वसन होता है। तो दोस्तों पौधों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो याद रखिएगा पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों के माध्यम से होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 करता है निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है। तो यहाँ पे हमें स्वपोषी बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले आप इस प्रकार से सोचिएगा कि वह कौन ऐसा जीव जंतु है जिसे मारने पर रक्त यानी खून नहीं निकलता है। तो पक्षी में निकलता है, मनुष्य में निकलता है, लेकिन मक्खी में खून नहीं निकलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि मक्खी में शायद हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो इसमें रक्त होता और रक्त का रंग लाल भी होता। इसके बाद में कहता है हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। तो वहीं पे हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है जी, एनीमिया होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जम के वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो याद रखिएगा मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अपेंडिक्स कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य की बारे में बात करें तो प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद में कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक क्या है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 30 याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो वाहक है वो RBC है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं यानी लाल रक्त कणिकाएँ। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, यानी रक्त में चीनी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आप सभी को मालूम होगा कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित कर सके। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यानी मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा जल लेस बनाने में उपयुक्त किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, लेकिन पीतल या मिट्टी इसे लेस बनाने में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है क्वेश्चन 34 में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश की अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए चाहे प्रवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 आता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे रेटिना कहते हैं, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रेटिना।
उसके बाद में 36वां सवाल को देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है जी, साइन आई बटा साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी। उसके बाद में कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि +20 सेमी है तो गोलीय दर्पण कैसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी फोकस दूरी का मान जो प्लस है यानी धनात्मक है वो हमेशा उत्तल दर्पण में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देख लीजिए कि तालाब का जल कम गहरा दिखना किसका कारण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब का जो जल है, तालाब में रखे पानी का गहराई कम दिखाई पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अर्थात अवतल दर्पण में फोकस दूरी ए का मान माइनस में लिया जाता है या प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका मान माइनस में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। आप सभी को मालूम होगा कि ए बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 41 कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे आवेशों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 42 कहता है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में सेल की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 क्या कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 43 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 44 का यदि ऑप्शन सी को देखें तो विस्थापन अभिक्रिया क्या करता है कि विस्थापन अभिक्रिया करता है ये कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और नए यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कर लेते हैं। यदि आप सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे Fe+CuSO4 यानी फेरस कॉपर सल्फेट के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर बनाता है, जो एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। क्या होता है जी, श्वेत होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। यहाँ पे आप सभी को लवण का उदाहरण बताना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है तो दोस्तों क्षार है। NaCl ये सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। ACl यह एक प्रकार का अम्ल है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन डी में दिया है KOH, जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। आसान शब्द में जान लीजिए, किसी भी तत्व के अंत में OH लगा होगा तो क्या होगा दोस्तों, क्षार होगा। ऑप्शन बी में दिया गया NaCl सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक का अनुशुद्ध होता है, यह एक प्रकार का लवण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि तूतिया जिसे नीला तोता कहा जाता है, इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% ये आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 47 का यहाँ पे सही जवाब से नहीं हो जाएगा CuSO4 × 5:2 यानी कॉपर सल्फेट × 5:2, यह नीला तोता तूतिया का अनुसूत्र होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 48 कहता है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों गंधक को हम लोग सल्फर कहते हैं, है ना जी। इसकी परमाणु संख्या 16 होती है। परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो 32 होती है। इसका सांकेतिक चिन्ह की बात की जाए तो S होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर में जो कुंडली जो तार की बनी होती है उस तार को नाइक्रोम तार कहा जाता है, क्योंकि नाइक्रोम तार की यह विशेषता है यदि इसमें करंट लगाते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म हो जाता है। उसके बाद ये तांबा का तार किस में लगा होता है, तो ये लगा होता है सीलिंग फैन में यानी पंखा में, या हम कह सकते हैं मोटर में जो तार लगा होता है वो तांबा का लगा होता है।
फिर पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन की एक खासियत है उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जलकर लाल हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के मान के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 3.6 × 10⁻10 जूल के बराबर हो जाएगा जी। अगला सवाल किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा का एक इकाई है। उसके बाद में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्मीय सिद्धांत। अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देखिए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद में कहता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि विभवांतर मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहा जाता है, क्योंकि विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है और धारा का मान ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग को अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था 54 था। अब 55 नंबर सवाल कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को। इसके बाद 56 नंबर सवाल को देखिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन किए हैं। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का होता है वो फिलामेंट रहता है, इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। अगला सवाल क्वेश्चन 57 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो दोस्तों प्राकृतिक सूचक जो होता है वो हल्दी होता है, क्योंकि हल्दी का जो रंग है उसमें कोई भी मिलावटी रंग नहीं होता है, यही कारण प्राकृतिक जो सूचक है वो हल्दी हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। क्वेश्चन 58 कहता है एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। याद रखिएगा 100% एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जहां पे अभिक्रियाशील मूलक का नाम पूछा जाएगा। तो एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अल्कोहल कहते हैं। एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को कीटोन कहते हैं। तो कीटोन, अम्ल, एल्डिहाइड और अल्कोहल ये सभी याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया है एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे जी, तो अल्कोहल कहेंगे। उसके बाद में कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 59 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बाइड को जब भी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो एथीन गैस देता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। उसके बाद में क्वेश्चन 60 को देख लीजिए, ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ओजोन को हम लोग O3 बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि ओजोन वायुमंडल के कौन से परत में पाया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह को ओजोन मंडल कहा जाता है और ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से हमें रोकती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगला सवाल 61 नंबर सवाल कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम क्या है। तो क्वेश्चन 61 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि एक ऐसा धातु अपवाद में पारा पाया जाता है जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मीथेन, जिसे हम लोग CH4 के नाम से जानते हैं, यह एक ऐसा कार्बन है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल 63 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइडों की बात करेंगे तो Na2O, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है। उसके बाद में कहता है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। दोस्तों याद रखिएगा NaHCO, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं। तो बेकिंग जो पाउडर है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा एसिटिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में क्वेश्चन 65 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 65 क्या कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी वह कौन ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 को देख लीजिए। देखिए डायरिया पेट में होता है, श्वसन तंत्र से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मधुमेह का भी श्वसन तंत्र से रिलेशन नहीं है और मलेरिया से भी श्वसन तंत्र से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया निमोनिया, और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 66 का सही जवाब बताइए कि एंड्रोजन है। तो दोस्तों एंड्रोजन की बात करेंगे, क्वेश्चन 66 की बात करेंगे
तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। क्वेश्चन का सही जवाब मेल हार्मोन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 67 नंबर सवाल को देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों रुधिर चाप जो है वो एंड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में 68 नंबर सवाल को देख लीजिए कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 68 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा VVI है। याद रखिएगा कि पपीता का जो पुष्प है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। द्विलिंगी पूछा जाएगा तो गुड़हल का पुष्प हो जाएगा यानी अड़हुल का पुष्प हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय मनुष्य में पाए जाने वाले मादा जनन तंत्र का भाग तो होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्बवाहिनी भी होता है, लेकिन सी में दिया गया शुक्रवाहिका और ये मनुष्य में पाए जाने वाले मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देख लीजिए, द्विखंडन होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 70 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि द्विखंडन विधि जो होता है वो पैरामीशियम, अमीबा और लेशमानिया ये सभी के सभी में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल 71 नंबर सवाल हमारा कहता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का जो स्राव है ये वृषण से होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मनुष्य में मस्तिष्क का जो भार होता है वजन होता है ये 1.4 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 73 क्या करता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा कि किसी भी विलयन का पीएच मान यदि क्या होता है दोस्तों, यदि अम्ल होगा तो 7 से नीचे होगा, क्योंकि 7 से कम होता है अम्ल और 7 से अधिक होता है क्षार और 7 के बराबर होता है उदासीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 क्या करता है जी कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सरलतम हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का अणुसूत्र देख लिए थे C6H6, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। अगला सवाल करता है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है, यानी एथिल एल्कोहल का यूपिक नेम क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा, एथेनॉल होगा, एथेनॉन होगा या एथेनॉल होगा। डी में एथेनोइक अम्ल दिया गया है। तो देखिए एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो नाम होता है वो एथेनॉल होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल करता है CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 76। तो याद रखिएगा CnH2n एल्केन का समान सूत्र है। CnH2n+2 की बात की जाए तो एल्केन का हो जाएगा, CnH2n-2 की बात की जाए तो एल्काइन का हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देख लीजिए कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। दोस्तों लोहा में पाए जाने वाले परमाणु संख्या 26 होती है। इसका सांकेतिक चिन्ह की बात करें तो Fe होता है, जिसका लैटिन नेम फेरम होता है। अगला सवाल 78 नंबर सवाल कहता है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, मैग्नीज एवं क्रोमियम ये नहीं रहते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे निकेल और क्रोमियम रहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए, कहता है कि पीतल है। आप सभी को मालूम होगा कि पीतल एक मिश्र धातु है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप सभी को ये बताना होगा कि पीतल जो मिश्र धातु है ये कौन कौन धातुओं का मिश्र धातु कहलाता है। अगला सवाल 80 नंबर सवाल को देख लीजिए कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है। तो यहाँ पे आप सभी को अम्ल का उदाहरण बताना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया CuO जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सी में Na2O यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, COH का होल ट्वाइस जो चूना जल का रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो हमें चाहिए अम्ल, तो ऑप्शन बी में दिया गया H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में यहाँ पे हालांकि जो पहले जो क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बाकी था, जैसे मनुष्य का हृदय घिरा रहता है, तो याद रखिएगा पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा रहता है ना जी। विषांड की ओर पराश नालिका की वृद्धि का क्या ग्रंथ है, तो ये
कोमेस्ट्रियम होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 2 से 3 महीना होती है, ये भी याद रखिएगा। और पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो यह भी याद रखिएगा। पीत रस का जो स्राव है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, यानी आमाशय से होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद में एक और सवाल था कि अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है जी, तो V/U होता है, जो कि ऑप्शन डी में है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे कि 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। क्वेश्चन का सही का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। हालांकि इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम पे जाकर इस PDF को डाउनलोड करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो भी यहाँ पे अपलोड अवेलेबल है, सभी का देख लीजिए। जैसे निकट दृष्टि दोष का उदाहरण ये सब दिया गया है, उनका नियम लिखना है, सत्यापन करना है ना जी। विस्थापन विस्थापना विक्रिया में अंतर, ये सब बताना होगा आप सभी को। तो सभी चीज़ का यहाँ पे सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि इसको आप PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और questionforexam.com पे जरूर विजिट कीजिए। तो हम जल्द लेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।